हेलो एवरीवन। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में अभी तक हमने गुहिल से लगा करके महाराणा कुंभा तक का जो इतिहास है वो कवर किया था। महाराणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी के अंदर इसके बेटे उदा ने कर दी थी। तो महाराणा कुंभा के एक तो बेटा था उदा, एक बेटा और था जिसका नाम था रायमल। जिसका क्या नाम था? रायमल। तो उदा जो है वो महाराणा कुंभा की हत्या करके अगला शासक बन जाता है। अब उसके आगे का इतिहास हम जो है वो समझते हैं। तो उदा अपने पिता कुंभा को मार करके शासक बन गया। बाद में राइमल जो कि इसका भाई था, उसने उदा को दाड़मपुर के युद्ध के अंदर, कौन से? दाड़िमपुर और जावर वाले युद्ध के अंदर हरा दिया और हरा करके जो है वो मेवाड़ का क्या बन गया? शासक बन गया। तो अब कुंभा के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बन गया? राइमल। किसको हरा करके? अपने भाई उदा को हरा करके। तो राइमल ने जब उदा को जावर और दाड़िमपुर के युद्ध में हराया तो उदा जो है वो सहायता लेना के लिए मालवा का शासक था जिसका नाम था सुल्तान गयास शाह है। क्या नाम है? सुल्तान गयास शाह है। उससे सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उदा के ऊपर जो है वो बिजली गिर गई और बिजली गिरने से उदा की क्या होगी? मृत्यु। फिर मालवा के जो गयास शाह के पास जब वो सहायता लेने के लिए गया था तो मालवा के गयास शाह ने उसके बाद में रायमल के ऊपर अटैक भी करने की कोशिश करी और अटैक किया भी, लेकिन उसके अंदर जो है वो पराजित हो गया। तो रायमल ने जो है वो मालवा के शासक सुल्तान गयास शाह को भी क्या किया था? पराजित किया था। इस युद्ध के बारे में, या फिर जिसका मालवा वाला युद्ध था, इस युद्ध के बारे में अपन को 1488 ईस्वी का जो एकलिंग प्रशस्ति है वहां से जानकारी प्राप्त होती है। रायमल ने चित्तौड़ के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यह जो शिव मंदिर है ये अब्बज्जी या फिर अब्बज्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अद्भुत अब्बज्जी के नाम से। मेवाड़ के अंदर अन्य अब्बज्जी के भी मंदिर है। कौन कौन से है? तो एक तो है नागदा का शांतिनाथ जैन मंदिर। कौन सा है? नागदा का शांतिनाथ जैन मंदिर। और दूसरा है चित्तौड़ का समिद्धेश्वर अथवा त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मुगल ने करवाया था। इसके अलावा रायमल ने एकलिंग जी का जो मंदिर है जिसकी स्थापना बप्पा रावल ने की थी और जिसके चारों तरफ की जो चार दीवारी है वो मुगल ने बनाई थी, उसका क्या करता है? ये वर्तमान स्वरूप बनाता है। उसका क्या करता है? ये वर्तमान स्वरूप बनाता है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, या फिर पिछले कुछ समय पहले अपन ने पढ़ा था कि कुंभा के टाइम पर एक आवल बावल की संधि हुई थी जोधपुर के या फिर मंडोर के शासक जोधा के साथ। उस आवल बावल वाली संधि का एक प्रोविजन ये भी था कि जोधा की जो बेटी थी श्रृंगार कंवर, उसकी शादी की जाएगी किसके साथ? रायमल के साथ। तो रायमल ने अपनी उस रानी श्रृंगार कंवर के लिए चित्तौड़ के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसका नाम है घोसुंडी बावड़ी। क्या नाम है? घोसुंडी बावड़ी। ये जो घोसुंडी बावड़ी है, यहाँ पर अपन को एक अभिलेख मिलता है, घोसुंडी अभिलेख। उस घोसुंडी अभिलेख से हमें मेवाड़ की तो जानकारी मिलती ही मिलती है। मेवाड़ के साथ साथ श्रृंगार कंवर के जो पति थे और उनके जो पिता थे, पिता का क्या नाम था? जोधा। और जोधा के जो वंशज थे या फिर जोधा से जो पहले के वंशज थे उनके बारे में भी जो है वो जानकारी मिलती है। तो याद रखना, घोसुंडी अभिलेख जो है वो किसके टाइम का लिखा हुआ है? रायमल के टाइम का। घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रायमल ने करवाया था अपनी रानी श्रृंगार कंवर के लिए। घोसुंडी कहाँ पर है? तो घोसुंडी चित्तौड़ में है। इस बावड़ी के पास में एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें हमें मेवाड़ के शासकों के साथ साथ मारवाड़ अथवा मंडोर अथवा जोधपुर के शासकों की भी जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा की एक बेटी भी थी रमाबाई, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक विदुषी महिला थी और कुंभा ने इसको जावर वाला परगना जो है वो दे रखा था। यह संगीत में रुचि रखती थी और जावर के अंदर इसने जो है एक रामास्वामी नामक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया रामास्वामी नामक विष्णु मंदिर का, और यहाँ पर एक बेसिकली कुंड का निर्माण भी जो है वो करवाया। अब रायमल के बाद में आगे का हम इतिहास पढ़ते हैं। तो रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज। रायमल का एक और बेटा था जिसका नाम था जयमल। और रायमल का एक बेटा और था जिसका नाम था महाराणा सांगा। तो रायमल के बाद में अगला जो प्रतापी शासक आएगा उनका नाम है महाराणा सांगा। क्या नाम है? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जो है वो लगभग 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक शासन करेंगे। और महाराणा सांगा के समय ही बाबर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा। सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होंगे तो एक युद्ध के अंदर तो महाराणा सांगा विजय रहेंगे, जबकि दूसरे युद्ध के अंदर बाबर विजय रहेगा। और उसके बाद का इतिहास हमें पता ही है कि बाबर का फिर एक बार हिंदुस्तान पर या फिर दिल्ली वाले आसपास वाले क्षेत्र के ऊपर अधिकार होने के बाद में बाबर के बाद में फिर हुमायूं आएगा, फिर अकबर आएगा।
अकबर के बाद में जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा और बेसिकली मुगल काल जो है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो महाराणा सांगा को पढ़ने से पहले समझते हैं कि इनके इनके जो भाई थे पृथ्वीराज और जयमल, उनका क्या हुआ। तो पृथ्वीराज जो है ये रायमल का ही बेटा था। इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? उड़ना राजकुमार के नाम से। पृथ्वीराज की रानी थी जिसका नाम था तारा। पृथ्वीराज की ये जो रानी थी तारा, इसी के नाम पर अजमेर का जो किला है उसको क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है। पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद में इनकी जो छतरी है वो कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है और इनकी जो छतरी है वो 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। जबकि जो रायमल का दूसरा बेटा था जिसका नाम था जयमल, ये बेसिकली सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ जो है वो मारा गया था। सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई, जयमल की भी मृत्यु हो गई। बचा कौन? संग्राम सिंह। बचा कौन? संग्राम सिंह। तो अब अगला शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि संग्राम सिंह अथवा जो महाराणा सांगा था, इनका अपने भाइयों के साथ विवाद था और भाइयों के साथ विवाद होने की वजह से इन्होंने अजमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर इन्होंने करमचंद पंवार के पास जो है वो शरण ले रखी थी। जब दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में ये वापस मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ में आने के बाद में जो है वो शासन को संभालते हैं। रायमल की मृत्यु के बाद में सांगा जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं। अच्छा, जिस समय सांगा मेवाड़ का शासक बने थे उस समय हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आसपास की सिचुएशन क्या थी। मालवा की हम अगर बात करें, भाई ये पूरा इलाका यहां पर लगता था मेवाड़। ठीक है, ये इलाका क्या था? मेवाड़। मेवाड़ के पास में सीमा किसकी लगती थी? मालवा की। मालवा में उस समय जो शासक था वो था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। दिल्ली की गद्दी का क्या हालत है? तो दिल्ली की गद्दी पे जब महाराणा सांगा शासन के अंदर आता है उस समय लोधी वंश का शासन था। कालांतर में इस लोधी वंश को बाबर किस टाइम पे जो है बाबर इसको रिप्लेस कर देगा और उसके बाद में मुगल काल प्रारंभ हो जाएगा। मेवाड़ में हमें पता ही है कि उस समय महाराणा सांगा थे। और ये जो गुजरात वाला इलाका है, गुजरात वाले इलाके के अंदर कौन था? तो गुजरात वाले इलाके के अंदर मुजफ्फर शाह सेकंड था। परिस्थितियां देखना आगे कुछ ऐसी होगी कि महाराणा सांगा की मालवा के साथ भी लड़ाई होगी, गुजरात के साथ भी लड़ाई होगी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि दिल्ली के साथ क्या मैटर हुआ। तो दिल्ली के अंदर उस समय लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश का जो इब्राहिम लोधी था वो रूल कर रहा था, जो कि बेसिकली किसका सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। 1517 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोधी के साथ खातोली और 1518 के अंदर बाड़ी का युद्ध होता है और इन दोनों युद्धों के अंदर सांगा जो है वो विजयी रहता है। तो आप समझ रहे हो कि सांगा का प्रभाव, सांगा कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा कि उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को भी हरा दिया। तो खातोली के युद्ध और बाड़ी के युद्ध के अंदर कौन राजा रहता है? सांगा। किसके खिलाफ युद्ध था ये? इब्राहिम लोधी के खिलाफ। खातोली बेसिकली कोटा के अंदर एक जगह है, जबकि बाड़ी जो है ये धौलपुर के अंदर एक जगह है। तो ये तो बात करी अपन ने दिल्ली की। अब अपन समझते हैं मालवा के साथ। अब अपन किसके साथ समझते हैं? मालवा के साथ। मालवा के अंदर हमें पता है महमूद खिलजी का शासन था। पहली बात तो ये कि मालवा के साथ मेवाड़ के संबंध क्यों खराब थे। तो देखो, मालवा के साथ जो संघर्ष है वो काफी पुराने पीढ़ियों का संघर्ष चला आ रहा है। कुंभा के समय भी हमने पढ़ा था कि कुंभा ने जो है वो सारंगपुर के युद्ध के अंदर मालवा के शासक को हराया था। अब सांगा के समय से क्या कारण थे कि मेवाड़ का मालवा के साथ जो है वो युद्ध हुआ। तो सबसे पहला कारण तो यह था कि उत्तरी भारत के ऊपर सब जो है अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। सांगा भी करना चाहता था और जो मालवा का शासक था वो भी महत्वाकांक्षा था। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि उस समय मालवा की जो आंतरिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो कुंभा को यह भी एक फायदा लगा कि इस समय हम मालवा के ऊपर अधिकार कर सकते हैं। तीसरी चीज ये हो गई कि चंदेरी का जो शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने महाराणा सांगा से मदद मांगी। महाराणा सांगा से क्या करी? मदद मांगी कि आप मेरी मदद करो महमूद खिलजी को हराने के अंदर। अच्छा, क्यों महमूद खिलजी को हराने के अंदर क्यों सहायता मांगी उसने? तो हुआ क्या कि ये जो महमूद खिलजी सेकंड था, इसने चंदेरी के किले के ऊपर अटैक कर दिया और उस समय चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। इसीलिए फिर चंदेरी के शासक मेदिनी राय के द्वारा सहायता मांगने पर सांगा ने जो है वो अटैक किया और गागरोन के अंदर इनका युद्ध होता है, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है 1519 ईस्वी के अंदर। और उसके अंदर महाराणा ये जो सांगा है यह मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता है।
हरिदास चारण जो थे वो महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी खुशी के अंदर महाराणा सांगा जो है उन्हें कुल 12 गांव क्या करते हैं, भेंट करते हैं। 12 गांव उन्हें भेंट करते हैं। तो अभी तक हम एक चीज समझ चुके हैं कि सांगा ने दिल्ली को हरा दिया था, सांगा ने दिल्ली को हरा दिया, सांगा ने मालवा के शासक को हरा दिया। अब हम आगे समझते हैं कि गुजरात के साथ सांगा का क्या मैटर था और गुजरात के साथ सांगा का जो है वो संघर्ष क्यों हुआ। तो गुजरात के, जस्ट अ सेकेंड, गुजरात के साथ संघर्ष के क्या कारण थे। तो एक तो वही सांगा की साम्राज्य विस्तार की नीति, दूसरा कि कुंभा के समय से ही मेवाड़ और गुजरात का जो है वो संघर्ष प्रारंभ था। हमने पढ़ा था कि कैसे मुजफ्फर शाह को जो है वो हराया था। फिर गुजरात का जो मुजफ्फर शाह सेकंड था उसने सांगा के खिलाफ साजिश कर दी। सांगा के खिलाफ क्या साजिश कर दी? सांगा जब महमूद खिलजी को युद्ध के अंदर हरा रहा था तो उस समय गुजरात ने किसका सपोर्ट कर दिया? मालवा का। गुजरात ने किसका सपोर्ट कर दिया? मालवा का। और तीसरा क्या था? तीसरा था नागौर का मैटर, जो भी कब से चला आ रहा है? कुंभा के टाइम से चला आ रहा है। तो गुजरात का शासक ने दो गलतियां करी। एक गलती तो उसने क्या करी कि जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी सेकंड, उसकी सहायता कर दी सांगा के खिलाफ। दूसरा, गुजरात के शासक ने नागौर का जो मुस्लिम शासक था उसकी मदद कर दी। और नागौर जो है वो टैक्स दिया करता था मेवाड़ को। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेवाड़ और गुजरात की फिर से लड़ाई होगी, अर्थात सांगा और जो मुजफ्फर शाह सेकंड था इनकी क्या होगी? फिर से लड़ाई होगी। और तत्कालीन एक कारण और था, वो था ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर में एक्चुअल क्या था कि ईडर में भारमल और रायमल के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। मुजफ्फर शाह सेकंड सपोर्ट कर रहा था भारमल को। मुजफ्फर शाह सेकंड किसको सपोर्ट कर रहा था? भारमल को। तो एक तरीके से गुजरात किसका सपोर्ट कर रहा था? भारमल का। जबकि सांगा ने जो है वो किसका सपोर्ट किया? रायमल का। सांगा ने किसका सपोर्ट किया? रायमल का। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सांगा की जो है वो गुजरात के साथ क्या चल रही थी? तानातनी चल रही थी। फाइनली सांगा जो है वो भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा देता है। तो आप यहां पर एक चीज समझो कि सांगा कितना पावरफुल शासक रहा होगा। ये अपना राजस्थान है, यहां पर मेवाड़ था, इसने भैया गुजरात के शासक को हरा दिया, इसने भैया मालवा के शासक को हरा दिया, और इसने दिल्ली का जो सुल्तान था उसको भी हरा दिया। तो कुल मिला के सांगा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो काफी विस्तृत था। लेकिन इतने युद्ध जीतने के बाद में होता क्या है कि इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है बाबर। कौन अटैक कर देता है? बाबर। बाबर बेसिकली अफगानिस्तान का था और बाबर ने अटैक किया बयाना के ऊपर। किसके ऊपर किया? बयाना के ऊपर। बयाना का जो किला था उस समय था मेहंदी ख्वाजा के पास। किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास। तो बाबर ने बयाना के ऊपर अटैक किया 16 फरवरी 1527 ईस्वी के अंदर। इस समय बाबर का जो सेनापति था वो था सुल्तान मिर्जा। बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। सांगा बाबर के सेनापति अर्थात बाबर की जो पूरी सेना थी उसको हरा देता है और सांगा जीत जाता है। इस जीत के बाद में बाबर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बाबर जो है वो जिहाद की घोषणा कर देता है। किसकी घोषणा कर देता है? जिहाद की घोषणा कर देता है। बाबर मुस्लिमों को मोटिवेट करने के लिए शराब नहीं पीने की कसम खाता है और जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके ऊपर से तमगा कर भी क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और युद्ध की घोषणा हो ही जाती है। इधर से सांगा ने भी सोचा भाई मैं भी अपनी सेना का थोड़ा विस्तार करूं। तो सांगा ने जितने भी उस समय तत्कालीन राजस्थान के रजवाड़ों के जो राजा थे उन सभी को पत्र लिखे और बाबर के खिलाफ उनसे जो है वो सहायता की मांग की। उस समय आमेर के अंदर पृथ्वीराज थे, मारवाड़ के अंदर मालदेव का शासन था। मालदेव का तो शासन नहीं था, बेसिकली मालदेव के पिता गंगा का शासन था, मालदेव उनका पुत्र था और मारवाड़ की तरफ से मालदेव जो है वो सेना लेकर के आया था। बीकानेर के अंदर राव जेतसी का शासन था। बीकानेर के अंदर से जो सेना है वो कल्याणमल के नेतृत्व में आई थी। मेड़ता से विरमदेर का शासन था। सिरोही में अखिराज देवड़ा का शासन था। चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है वहां पर मेदिनी राय का शासन था। ईडर के अंदर भारमल का शासन था। वागड़ के अंदर उदय सिंह का शासन था। देवलिया जो कि वर्तमान के प्रतापगढ़ में स्थित है वहां पर बाघ सिंह का शासन था। चित्तौड़गढ़ का जो सादड़ी वाला हिस्सा है यहां पर झाला अज्जा का शासन था। सलूम्बर में रतन सिंह चुंडावत का शासन था।
अलवर के अंदर हसन खां मेवाती का शासन था, मेवात वाले इलाके के अंदर। जबकि दिल्ली के अंदर महमूद लोदी का जो इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, उसका रूल था। तो महाराणा सांगा ने इन सभी से मदद मांगी कि आप जो है मेरे साथ आकर के बाबर के खिलाफ जो है वो युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करो। और फाइनली इन लोगों का युद्ध होता है, एक हिस्टोरिक युद्ध है जिसे हम जानते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा बेसिकली एक जगह है जो कि भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तक थी वीर विनोद, उसके अनुसार स्थिति का निर्धारण किया गया है। उसके अनुसार बेसिकली 16 मार्च, वो एक दिन कम बताती है, और जो ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक है वो कितना मानती है? 17 मार्च 1527 को। तो ओवरऑल बात यह है कि सांगा और बाबर का जो खानवा का युद्ध है ये होता है 1527 मार्च के अंदर, और इस युद्ध के अंदर सांगा घायल हो जाता है। बाबर का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी रहता है। सांगा के घायल होने के बाद में सादरी का जो झाला अज्जा था वो युद्ध का नेतृत्व करता है, और फाइनली बाबर जो है वो इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद में बाबर जो है वो गाजी उपाधि को धारण करता है। कौन सी उपाधि को धारण करता है? गाजी उपाधि को धारण करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट युद्ध था क्योंकि इसके बाद में कोई बड़ा शासक नहीं बचा जो कि बाबर या फिर मुगलों को क्या कर सके? चैलेंज कर सके। इसलिए ये जो बयाना का युद्ध और जो खानवा का युद्ध है ये दोनों हिस्टोरिक युद्ध है। जब सांगा घायल हो गया तो घायल होने के बाद में बसवा एक जगह पड़ती है जो कि वर्तमान के दौसा के अंदर है। यहां पर सांगा का इलाज किया गया था। इरीच यूपी में एक जगह पड़ती है जहां पर सांगा के साथियों ने इसे क्या दे दिया? जहर दे दिया। फाइनली कालपी, ये भी यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है जहां पर सांगा की फाइनली मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में सांगा की जो छतरी है वह भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर बनाई गई। कहां बनाई गई? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर। ये सांगा की छतरी का फोटो है जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ते हैं सांगा की प्रमुख उपाधियां। सांगा को जो है वो एक प्रमुख उपाधि दी गई है हिंदूपत। क्या उपाधि दी गई है? हिंदूपत। जबकि सांगा की जो अन्य उपाधि है वह है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का क्या कहते हैं? भग्नावशेष। कहते हैं कि जब सांगा की मृत्यु हुई उस समय सांगा के शरीर के ऊपर 80 से भी ज्यादा घाव थे। अब देखो जब बाबर का यहाँ पर कब्जा हो गया और ये पूरा इलाका बाबर के अंडर आ गया, मुगलों के अंडर आ गया, उस समय बाबर का यहाँ पर अधिकार क्षेत्र स्थापित हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। अपनी इस पुस्तक के अंदर बाबर कहता है कि सांगा के दरबार के अंदर 7 राजा थे, 9 राव थे और लगभग 104 सरदार थे जो कि उसके आगे क्या करते थे? हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। तो सांगा की कहानी यहां पर खत्म हो गई। अब देखो जब सांगा की मृत्यु हुई तो सांगा का एक तो बड़ा बेटा था जिसका नाम था भोजराज। ये भोजराज वही है जिसकी शादी जो है वो मीराबाई के साथ हुई थी। मीराबाई कहां की थी? मेड़ता की थी। सांगा का एक और बेटा था जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो ऑलरेडी बूंदी का जो सूरजमल था उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। सांगा का एक पुत्र और था जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। तो अब जो नेक्स्ट गद्दी के ऊपर बैठा वो था विक्रमादित्य। स्टार्टिंग के अंदर रतन सिंह था, रतन सिंह के बाद में कौन आए? विक्रमादित्य। रतन सिंह की तो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए क्या होगी? मृत्यु। विक्रमादित्य जो थे इनकी एज कम थी, यह छोटे थे। तो इनकी जो माता थी जिसका नाम था कर्मावती, ये कर्मावती जो है वो इनकी संरक्षक थी और ये जो है वो शासन संभालती थी। और जब महाराणा विक्रमादित्य शासक बने तो उस समय दिल्ली पर कौन था? तो दिल्ली पर बाबर का बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। गुजरात का उस समय शासक कौन था? गुजरात का उस समय शासक था बहादुर शाह। अब एक चीज आप समझो कि गुजरात वालों के साथ इनका मैटर चला आ रहा है कुंभा के समय से, और कुंभा ने हराया। कुंभा के बाद में सांगा ने फिर गुजरात वालों को हरा दिया। अब गुजरात वालों को लगा कि यार ये सही मौका है, शासक जो है वो अल्पवयस्क है, कोई प्रतापी शासक बचा नहीं है। मेवाड़ अभी अभी 1527 ईस्वी के अंदर बाबर के साथ युद्ध के अंदर काफी लॉस कर चुका है। इस समय अटैक हम कर देते हैं। तो इसी समय क्या करते हैं कि गुजरात का जो बहादुर शाह था वो मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है। तो रानी कर्मावती क्या करती है? रानी कर्मावती जो है वो रणथंभौर का किला सौंप देती है, और रणथंभौर का किला सौंप के
बहादुर शाह के साथ संधि कर लेती है। ये बात कब की हो रही है? 1533 ईस्वी की। तो बहादुर शाह संधि कर लेता है, रणथंभौर का किला ले लेता है। फिर बहादुर शाह को लगता है कि यार भाई कहीं ना कहीं ये कमजोर है, इन्होंने किला भी दे दिया तो ये सही मौका है, किला क्यों ले, हम तो पूरा का पूरा मेवाड़ ले लेते हैं। तो 1534 और 1535 ईस्वी के आसपास बहादुर शाह मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण करता है। इस समय फिर कर्मावती जो मुगल बादशाह हुमायूं था उसको राखी भेज करके मांग करती है कि भाई आप आओ, मेरी सहायता करो, और हुमायूं आता भी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जब 1534-35 ईस्वी के आसपास बहादुर शाह मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण करता है तो उस समय मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। याद करो, मेवाड़ का प्रथम शाखा जो था वो 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जब शासक कौन था? रतन सिंह। दूसरा शाखा कब हो रहा है? तो दूसरा शाखा हो रहा है 1535 ईस्वी के अंदर। अब शासक कौन है? तो अब शासक है दिल्ली का हुमायूं। अटैक कौन कर रहा है? गुजरात का बहादुर शाह। इस समय चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा हुआ? दूसरा। चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा हुआ? दूसरा शाखा। शाखे के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है जोहर, जिसमें महिलाएं जलते अग्निकुंड के अंदर अपने प्राणों की आहुति देती है। जोहर किया रानी कर्मावती ने। जोहर किसने किया? रानी कर्मावती ने। जबकि केसरिया जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष सर पर केसरिया साफा बांधकर तब तक लड़ते हैं जब तक वो वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाते। तो देवलिया के जो बाघ सिंह थे उनके द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। उनके द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। क्योंकि उस समय विक्रमादित्य की एज कम थी, विक्रमादित्य क्या थे? छोटे थे। तो किसने केसरिया किया? देवलिया के बाघ सिंह ने। बाघ सिंह की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ का जो पांडुपोल है वहां पर बनी हुई है। बाघ सिंह ने बेसिकली खानवा के युद्ध में भी सांगा के साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ये जो दूसरा शाखा है इसकी जानकारी हमें 1535 का जो पूर्व ताम्रपत्र का अभिलेख है वहां से जानकारी मिलती है। तो 1535 ईस्वी के अंदर जो रानी कर्मावती है वह जौहर कर लेती है और जो देवलिया का बाघ सिंह है वो केसरिया करते हैं, और ओवरऑल जो है वो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। अब विक्रमादित्य की एज छोटी थी, तो अभी हमने जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज पढ़ा था उसका जो दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, जिसका क्या नाम था? बनवीर। बनवीर को जो है वो मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है विक्रमादित्य का ध्यान रखना। लेकिन बनवीर की नीयत बिगड़ जाती है और 1536 ईस्वी के अंदर बनवीर जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था उदय सिंह। बनवीर इस उदय सिंह को भी मारना चाहता है, किंतु इसी समय जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय क्या करती है? अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह की क्या कर लेती है? रक्षा कर लेती है। और उदय सिंह को लेकर वो कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली जाती है और वहां पर उदय सिंह के प्राणों को बचाती है। अब उदय सिंह जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो वापस चित्तौड़ या फिर मेवाड़ के ऊपर अधिकार करना चाहेगा। तो उदय सिंह और इस बनवीर के बीच में, उदय सिंह और इस बनवीर के बीच में एक युद्ध होगा जिसे हम मावली का युद्ध जानते हैं। यह 1540 ईस्वी के अंदर होता है और इस युद्ध के अंदर उदय सिंह बनवीर को हरा देता है और हरा करके वापस चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। जब ये सब चीजें चल रही थी उस समय दिल्ली में क्या हुआ कि बाबर के बाद में हुमायूं आया। हुमायूं के बाद में कुछ समय के लिए अफगान शासक शेरशाह सूरी का शासन आ जाएगा और इसके बाद में कौन आएगा? अकबर। इसके बाद में कौन आएगा? अकबर। तो 1544 ईस्वी के अंदर गिरी से मिल का युद्ध करने के बाद में मारवाड़ से जब उसकी सेना लौट रही थी तो वो चित्तौड़ की तरफ भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन उदय सिंह जो है वो किसी प्रकार से शेरशाह सूरी को अपने बातों में लेकर संधि करके जो है वो एक बार युद्ध को टाल देता है। 1557 ईस्वी के अंदर उदय सिंह और अजमेर का जो हाजी का पठान था इसके बीच में हरमाड़ा का युद्ध होता है। हरमाड़ा अजमेर के अंदर एक जगह है और इस युद्ध के अंदर मारवाड़ वाला जो मालदेव है, जोधपुर का जो मालदेव था, वो हाजी का पठान की सहायता करता है। हाजी का पठान की सहायता करता है। ऐसा क्यों? देखो, मालदेव जो है वो जोधपुर का स्टार्टिंग से ही मेवाड़ वालों की मदद करता आया है। विक्रमादित्य के समय भी उसने मदद की थी, महाराणा सांगा के समय भी उसने मदद की थी, उदय सिंह के टाइम पे भी शुरुआत के अंदर उसने मदद करी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मालदेव जो है वो पाली के अंदर जो जैत सिंह झाला है इसकी राजकुमारी थी, उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन जैत सिंह झाला ने उसका विवाह किससे कर दिया? उदय सिंह के साथ। तो इस बात पर मालदेव जो है वो मेवाड़ वालों से नाराज था। इसीलिए मालदेव ने उदय सिंह के खिलाफ
हरमाड़ा की युद्ध के अंदर अजमेर का जो हाजी का पठान था इसकी सहायता की। किसकी सहायता की? अजमेर के हाजी का पठान की सहायता की। और ये जो झाली रानी थी जिसकी शादी उदय सिंह के साथ हुई थी, जो कि पाली की थी, उदय सिंह ने इसके लिए जो है कुंभलगढ़ के अंदर महल भी बनवाए थे, जिनको हम वर्तमान में झाली रानी के मालिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झाली रानी का मालिया के नाम से। तो फाइनली उदय सिंह का जो है वापस अधिकार हो जाता है और 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जो है वो उदयपुर की स्थापना करता है। और यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो चीज बनवाई गई थी वो थी पानेड़ा महल। कौन सी जगह थी? पानेड़ा महल। कालांतर में ये जो पानेड़ा महल है, यहीं पर मेवाड़ के राज जो शासक था उनका क्या किया जाता था? राज तिलक किया जाता था। स्टार्टिंग के अंदर उदय सिंह जो है वो आहड़ के अंदर नया नगर बसाना चाहता था और वहां पर उसने मोती महल का निर्माण भी करवा लिया था। लेकिन बाद में एक साधु के कहने पर उसने जो है वो उदयपुर नगर की स्थापना की। कब करी? 1559 ईस्वी के अंदर। तो एक फैक्ट है छोटा सा याद रखना कि उदयपुर की स्थापना जो है वो 1559 ईस्वी के अंदर की गई है। किसने करी है? उदय सिंह ने करी है। अब ये सब चीजें चली रही थी और उदयपुर में उदयपुर नगर की स्थापना करने के बाद में यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाता है जिसका नाम है उदय सागर झील। जिसका क्या नाम है? उदय सागर झील। याद करो, पिछोला झील का निर्माण पहले ही किया जा चुका था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पिछोला झील का निर्माण जो है वह राणा लाखा ने करवाया था, जबकि उदय सागर झील का निर्माण कौन करवा रहा है? 1559 ईस्वी के अंदर उदय सिंह। तो 1559 ईस्वी के अंदर इसने उदयपुर की स्थापना करवा दी। अब देखो दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में शेरशाह सूरी को हरा करके कौन शासक? शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में शासक कौन बना था? अकबर। उसके बाद में शासक कौन बना था? अकबर। तो दिल्ली की गद्दी पर अभी बैठा हुआ है अकबर। अकबर जो है वो लगभग 1567-68 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। इस समय उदय सिंह जो है वो गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है और चित्तौड़गढ़ की किले की जिम्मेदारी जो है वो जयमल और पत्ता को दी जाती है। किसको दी जाती है? जयमल और पत्ता को। अकबर क्या करता है कि चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करता है और काफी हद तक वो कामयाब भी हो जाता है और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। इसी समय चित्तौड़ का जो है वो तीसरा साका हुआ। चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ? तीसरा साका। पहला साका हुआ था लगभग 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा साका हुआ था जो हमने अभी अभी पढ़ा 1535 ईस्वी के अंदर विक्रमादित्य के समय। किसकी वजह से? गुजरात के शासक बहादुर शाह के अटैक करने की वजह से। जबकि जो तीसरा साका है वो किसकी वजह से हो रहा है? तीसरा साका हो रहा है अलाउद्दीन ये अकबर के अटैक करने की वजह से। तो 1568 ईस्वी के अंदर जो है वो तीसरा साका हुआ। साका में दो चीज होती है, एक तो होती है केसरिया, दूसरा होता है जोहर। जोहर करती है महिलाएं, जिसके अंदर अग्निकुंड में जो है अपने प्राणों की आहुति देती है। तो तीसरे साके के अंदर जोहर किया फूल कवर ने, जबकि केसरिया जो है वो किया जयमल और फत्ता ने। अकबर जो है वो 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ के अंदर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है और यहां पर एक सिक्का एलची जो है वो प्रचलित करता है। अब जयमल कौन था और पत्ता कौन था, इनको थोड़ा सा समझते हैं। तो जयमल जो है वो मेड़ता का शासक था। 1562 ईस्वी के अंदर अकबर जो है वो मेड़ता के ऊपर अधिकार कर लेता है, इसीलिए जयमल जो है वो मेवाड़ वालों की तरफ से लड़ रहा था। जबकि पत्ता चुंडावत जो है यह आमेट राजसमंद, आमेट जो है वो मेवाड़ के 16 श्रेणी ठिकानों में से एक था, वहां का सामंत था। और जबकि जो फूल कवर है यह जयमल की बहन थी तथा फत्ता की क्या थी? पत्नी थी। तो बेसिकली जयमल जो है वो साला था किसका? फत्ता चुंडावत का। तो अकबर जो है वो जब 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार करता है और जब चित्तौड़ का तीसरा साका होता है तो उसमें वो जयमल और फत्ता से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये बहुत ज्यादा वीरता से जो है वो इन्होंने युद्ध किया था। इनसे इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि आगे चल के आगरा का जो किला है वहां पर इनकी मूर्तियां लगवाता है। वहां पर जयमल और फत्ता की क्या लगवाता है? मूर्तियां।
आगरा के किले के अलावा बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, वहां पर भी जयमल और पत्ता की क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। जयमल और जो कल्ला राठौड़ है, इनकी छतरियां आपको हनुमान पोल में दिखाई देगी और भैरव पोल में दिखाई देगी, जो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। जबकि पत्ता की जो छतरी है वो आपको चित्तौड़ के रामपोल के अंदर दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी? चित्तौड़ के रामपोल के। उदय सिंह का जो बड़ा बेटा था उनका नाम था महाराणा प्रताप, जबकि उदय सिंह का जो छोटा बेटा था उनका नाम था जगमाल। अब उदय सिंह क्या करते हैं कि बड़े बेटे प्रताप को शासक नहीं बना के किसको शासक बना देते हैं? जगमाल को शासक बना देते हैं। लेकिन प्रताप की तरफ जो है वो ज्यादातर सामंत थे मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकानों में से, और सबसे महत्वपूर्ण था सलूम्बर के सामंत। तो सलूम्बर के सामंत जो है वो प्रताप की तरफ से थे। उदय सिंह के छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाने के बाद में भी अगला शासक कौन बनेगा? प्रताप बनेगा। और इसी वजह से जो छोटे बेटे थे जगमाल वो नाराज हो जाते हैं और वह अकबर के पास जो है वो मदद लेने के लिए चले जाएंगे। तो फाइनली 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा के अंदर। यह होली का दिन था। उदय सिंह की जो छतरी है ये वही गोगुंदा के अंदर स्थित है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब अगले शासक कौन बनेंगे? अगले शासक बनेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड है वह 1572 से 1597 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, जबकि माता का नाम जो है वो जयवंता बाई सोनगरा था। यह पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। अगर अपन विक्रमी संवत कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को जो है वो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। इनके बचपन का नाम किक्का था। महाराणा प्रताप की जो रानी थी उनका नाम था अजबदे पवार। क्या नाम था? अजबदे पवार। तो गोगुंदा में जब 1572 के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हुई, उसी समय गोगुंदा के अंदर ही इनका राज तिलक कर दिया गया। और राज तिलक के अंदर सलूम्बर का जो सामंत था कृष्णदास चुंडावत, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही प्रताप का जो है वो राज तिलक किया था। प्रताप का जो दूसरी बार राज तिलक था वो विधिवत हुआ और वह कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ था। और प्रताप का ये जो कुंभलगढ़ वाले किले वाला राज्याभिषेक है या फिर जो राज तिलक था, इसके अंदर मारवाड़ का चंद्रसेन भी उपस्थित था। जब अकबर को यह पता चला कि अगला शासक प्रताप बना है, अकबर ने ताजा मेवाड़ के ऊपर या फिर चित्तौड़ के ऊपर जो है वो अटैक किया था। उसमें उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। भले ही अकबर का कब्जा चित्तौड़ के ऊपर हो चुका था, जयमल और फत्ता ने जो है वो वीरता पूर्वक लड़ते हुए वो मारे गए थे, किंतु अकबर के समय जो उदय सिंह है वो गिरवा की पहाड़ियों में आ गए थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर को लगा कि यार अगर उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं करी है तो मैं इनके बेटे प्रताप से अधीनता स्वीकार करवा लेता हूं। तो उन्होंने अकबर ने जो है वो प्रताप को समझाने के लिए कुल 4 दूत भेजे। 1572 के अंदर उन्होंने एक दूत भेजा जिनका नाम था जलाल खां कोरची। क्या नाम था? जलाल खां कोरची। 1573 के अंदर उन्होंने टोटल 3 दूत भेजे। पहला भेजा मान सिंह को, दूसरा भेजा भगवंत दास को और तीसरा भेजा टोडरमल को। देखो इन दूतों के नाम याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर इन दूतों का नाम सीधा आ जाता है अथवा इन दूतों को क्रम से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि सबसे पहला दूत कौन सा? जलाल खां कोरची। दूसरा दूत कौन था? मान सिंह। तीसरा दूत कौन था? भगवंत दास। और चौथा दूत कौन सा? टोडरमल। 1572 में खाली एक ही दूत आया था जिसका नाम था जलाल खां कोरची, जबकि 1573 के अंदर 3 दूत आए थे। कौन कौन थे? मान सिंह, भगवंत दास और कौन था? टोडरमल। लेकिन अकबर जो है इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। अकबर की जब अधीनता स्वीकार नहीं करी तो अकबर ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया, जो फेमस युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी जो है बेसिकली राजसमंद के अंदर स्थित है। यह युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को प्रताप एवं अकबर के बीच में लड़ा गया था। अकबर के जो सेनापति थे वो थे मान सिंह और दूसरे थे आसफ खां। अकबर के 2 सेनापति कौन कौन से थे? एक तो था मान सिंह और दूसरा कौन था? आसफ खां। मान सिंह जो है यह मेवाड़ का राजकुमार, यह जो है वो आमेर जो अपना जयपुर है वहां के राजकुमार थे। और यह मान सिंह का प्रथम एज ए स्वतंत्र सेनापति के रूप में जो है प्रथम अभियान था। फर्स्ट टाइम वो स्वतंत्र सेनापति के रूप में किसी सेना को लीड कर रहे थे। इधर प्रताप की तरफ देखें तो प्रताप की तरफ जो है वो सलूम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत थे।
ग्वालियर के शासक राम शाह तोमर थे, एक अफगान सरदार थे जिनका नाम था हाकिम खां सूर, और भीलों के सरदार थे जिनका नाम था पुंजा भील। तो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रताप की तरफ से कौन कौन से थे? तो प्रताप की तरफ से थे कृष्णदास चुंडावत, राम शाह तोमर, हाकिम खां सूर और पुंजा भील। जबकि अकबर के सेनापति कौन कौन से थे? मान सिंह एवं दूसरे थे आसफ खां। हल्दी घाटी का युद्ध होने से पहले जो मुगल सेना है वह राजसमंद के मोलेला गांव में रुकी थी, जबकि मेवाड़ की सेना जो है वह लोसिंग नामक गांव के अंदर रुकी थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट होता है, और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो है वो चेतक घायल हो जाता है। तो युद्ध के बीच में जब चेतक घायल होता है तो प्रताप जो है उस समय युद्ध भूमि से बाहर निकल आते हैं। बाद में आगे प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है, और उसकी जो छतरी है वह बलीचा के अंदर स्थित है। बलीचा कहाँ है? राजसमंद के अंदर। प्रताप की युद्ध भूमि से निकलने के बाद में झालामान अथवा बीदा, जिसको हम जानते भी हैं, उसने युद्ध का नेतृत्व किया और लड़ते हुए जो है वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह युद्ध चल रहा था तो उस समय एक सैनिक मेहतर खान ने अकबर के युद्ध में आने की सूचना दे दी, और यह सूचना कैसी थी? झूठी सूचना थी। अब अकबर ने इतना भयंकर युद्ध करवाया, दो दो जो है सेनापति भेजे, लेकिन फिर भी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। तो मान सिंह और आसफ खां दोनों से अकबर जो है नाराज हुआ और दोनों का ही जो है दरबार के अंदर आना बंद करवा दिया। अब फिर कुछ इतिहासकार है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे अबुल फजल। अबुल फजल जो है वह हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है। क्या कहता है? खमनोर का युद्ध। जबकि जो बदायूनी है, बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहता है। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोली की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मेवाड़ के थर्मोपोली की। जबकि जो आदर्शी लाल श्रीवास्तव है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग के युद्ध की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? बादशाह बाग के युद्ध की संज्ञा। तो ये चीजें याद रखना, एग्जाम में सीधा सवाल आ जाएगा कि कौन से इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। तो किसने कहा है? अबुल फजल को। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? जेम्स टोड ने। जबकि बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? बादशाह बाग का युद्ध कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। ये जो था बदायूनी जिसने गोगुंदा का युद्ध कहा, यह खुद हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मौजूद था। बदायूं ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है मुंतखब उल उत त्वारिख। क्या नाम है? मुंतखब उत त्वारिख। और इसके अंदर इसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़े थे, उसका एक का नाम था लूणा और दूसरा का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद को जो है वो मुगल सेना पकड़ लेती है, और अकबर जो है राम प्रसाद का नाम बदल के कर देता है पीर प्रसाद। जबकि मुगलों की तरफ से जो दो हाथी लड़े थे उसका नाम था मर्दाना और गजमुक्ता। एक बार हाथी के ऊपर आरपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो है हाथी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है लूणा और क्या था? राम प्रसाद। 1576 ईस्वी के अंदर अकबर जो है आक्रमण करता है। हालांकि वह मेवाड़ को जीत तो नहीं पाता, उदयपुर को जीत तो नहीं पाता। अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को अधीनता तो स्वीकार नहीं करवा पाता, लेकिन उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। अब अकबर को लगा कि यार सेनापति चेंज करने पड़ेंगे तो अकबर ने सेनापति अपना चेंज किया, और अब नया सेनापति किसको बनाया? शाहबाज खां को। किसको बनाया? शाहबाज खां को। देखो, चित्तौड़ के ऊपर पहले ही अधिकार हो चुका। चित्तौड़ के ऊपर कब हो चुका? 1567-68 ईस्वी के अंदर उदय सिंह के समय। उदयपुर पर भी अधिकार हो चुका, हालांकि अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। उदयपुर पर कब अधिकार हो गया? 1576 ईस्वी के अंदर। बचा क्या? कुंभलगढ़। तो कहा कि अब कुंभलगढ़ के ऊपर अटैक करो और जो है वो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाओ। तो इसने अपना नया सेनापति भेजा जिसका नाम था शाहबाज खां। शाहबाज खान कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है, 1577 के अंदर, 1578 के अंदर और 1579 के अंदर। लेकिन भाई साहब फिर भी अकबर जो है वो, अकबर का ये जो सेनापति है वह महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाता। अच्छा, इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा फनी इंसिडेंट हो जाता है। महाराणा प्रताप का जो पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह क्या करता है कि जो अब्दुल रहीम था, अब्दुल रहीम या फिर खान, अब्दुल रहीम खान खाना जिसका पूरा नाम था, उसकी बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन महाराणा प्रताप को देखिए, महाराणा प्रताप
अबुल रहीम की जो बेगमी थी उनको ससम्मान वापस जो है वो भिजवा देते हैं और उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते। अब फिर कुछ समय के लिए अकबर शांत हुआ। 1582 के अंदर वापस अकबर अटैक करवाता है और इस समय जो प्रमुख युद्ध होता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। क्या नाम है? दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध करने से पहले मुगल सेना ने दिवेर के अंदर, देवल के अंदर, देबारी के अंदर और देसूरी के अंदर अपनी चौकियां स्थापित करी और कहा कि हम चारों तरफ से घेर के इस बार जो है वो प्रताप को हरा देंगे। लेकिन भैया प्रताप जो है वो दिवेर के युद्ध के अंदर भी जो है वो मुगल सेना को हरा देता है। दिवेर के युद्ध के अंदर भी मुगल सेना को हरा देता है। और दिवेर वाले जो युद्ध था इसके अंदर जो मुगल सेनापति था उसका नाम था सुल्तान खान। महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह वो दिवेर वाले युद्ध के अंदर सुल्तान खान को मार देता है और कहते हैं कि घोड़े सहित सुल्तान खान और उस घोड़े के दोनों के तलवार से 2 टुकड़े कर देता है। जो जेम्स टोड थे इन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को तो कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली। जबकि दिवेर का जो युद्ध है इसको क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। तो दोनों युद्धों को याद रखना। दिवेर वाले युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन, जबकि हल्दी घाटी वाले युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली। दिवेर वाले युद्ध के अंदर जो प्रतापगढ़ था, बांसवाड़ा था और जो ईडर रियासतें थी इन्होंने प्रताप का साथ दिया था। अकबर ने फिर वापस 1-2 साल का वेट किया और लगभग 1585 के अंदर जगन्नाथ कछवाहा जो कि आमेर के शासक थे उनके नेतृत्व के अंदर सेना भेजी और यह अकबर का मेवाड़ के ऊपर अंतिम आक्रमण था। अकबर का मेवाड़ के ऊपर अंतिम आक्रमण था। इसके बाद में अकबर ने जो है वो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि यार आप 1567 ईस्वी से लगे हुए हो। 1567 ईस्वी में आपने भले ही चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया लेकिन आपने अधीनता स्वीकार नहीं करवाई। 1576 के अंदर आप हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। उसके बाद में 1577, 78 और 79 ईस्वी के अंदर आपने कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर भी आप अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। फिर आप 1582 में दिवेर के युद्ध के अंदर भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए और 1585 के अंदर जगन्नाथ कछवाहा ने भी आक्रमण किया। तो कई सालों की विफलता के बाद में अकबर ने जो है वो फिर मेवाड़ के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया। प्रताप ने वापस काफी मजबूती से मुगलों का मुकाबला किया और आमेर रियासत का जो मालपुरा वर्तमान के टोंक के अंदर स्थित है इसको वो आमेर रियासत से छीन लेता है और मालपुरा के अंदर एक झालरा तालाब का निर्माण करवाता है और यहाँ पर एक महादेव का मंदिर का निर्माण करवाता है जिनका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। क्या नाम है? नीलकंठ महादेव मंदिर। कालांतर में प्रताप चावंड उदयपुर के अंदर स्थित है, चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और आने वाले 28 वर्षों तक चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड के अंदर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। चावंड के अंदर कुछ महलों का निर्माण करवाया। चावंड से जो है वो मेवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला का विकास हुआ और एक मुख्य चित्रकार थे जिनका नाम था नासुरुद्दीन। तो ओवरऑल जो है जो डैमेज हुआ था अकबर की वजह से, तो महाराणा प्रताप को अगर हम देखें तो वो खाली चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार अपना क्या कर लेते हैं? स्थापित कर लेते हैं। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड के अंदर ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और प्रताप की जो छतरी है वह बांडोली उदयपुर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कुल 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ के किले के अंदर। महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक कहां हुआ था? गोगुंदा के अंदर। दूसरा राज तिलक जो विधिवत था वो कहां हुआ? कुंभलगढ़ किले के अंदर। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई चावंड के अंदर। कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी के अंदर। कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी के अंदर। और चावंड में ही महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी क्या है? चावंड के अंदर तो मृत्यु हुई और महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो बांडोली उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? बांडोली उदयपुर के अंदर। अच्छा, महाराणा प्रताप के कुछ दरबारी विद्वान है जो हमें पता होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। क्या नाम था? चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र जो है इनकी पुस्तक का नाम है राज्याभिषेक। क्या नाम है? राज्याभिषेक। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है मुहूर्तमाला। क्या नाम है? मुहूर्तमाला। और तीसरी इनकी पुस्तक का नाम है जिसका नाम है विश्ववल्लभ। क्या नाम है? विश्ववल्लभ। राज्याभिषेक जो है इसके अंदर राज तिलक की शास्त्रीय पद्धतियों के बारे में बताया गया है, जबकि जो मुहूर्तमाला है
इसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है, जबकि जो विश्व वल्लभ है इसमें उद्यान विज्ञान की क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। तो महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान कौन हो गए, चक्रपाणि मिश्र, और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका क्या नाम है, उसका नाम है राज्याभिषेक, दूसरी का मुहूर्तमाला और तीसरा का नाम है विश्व वल्लभ। महाराणा प्रताप के एक और दरबारी विद्वान थे जिसका नाम था सादुलनाथ त्रिवेदी। महाराणा प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर नामक जागीर दी थी। यह जो जानकारी है यह हमें 1588 ईस्वी का जो उदयपुर अभिलेख है इससे प्राप्त होती है। 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान और थे जिनका नाम है हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी ने की जो पुस्तक है उसका नाम है गोरा बादलरी चौपाई। क्या नाम है, गोरा बादलरी चौपाई। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम आपको और पता होना चाहिए जिनका नाम है भामाशाह है। क्या नाम है, भामाशाह है। तो बेसिकली भामाशाह और ताराचंद ताराचंद दो भाई थे। जब प्रताप मुगलों के खिलाफ लोहा ले रहे थे तो इन्होंने वित्तीय सहायता की थी किनकी, महाराणा प्रताप की। चूलिया नामक एक गांव है, वहां पर इन्होंने महाराणा प्रताप से मुलाकात करी और महाराणा प्रताप को लगभग 25 लाख रुपए और 20,000 जो है वो सोने की अशर्फिया भेंट की। कितने, लगभग 25 लाख तो रुपए और 20,000 जो है वो स्वर्ण अशर्फिया क्या करी, भेंट करी। यह इतना अमाउंट था जिससे महाराणा प्रताप लगभग 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक जो है वो रख सकते थे। इसी कारण भामाशाह को जो है वो महाराणा प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। याद करो, एक मेवाड़ का उद्धारक अपन ने कहा था हमीर को, दूसरा हम किसे कह रहे हैं, भामाशाह को। इसके अलावा दो दरबारी विद्वान और थे, एक का नाम था माला सांधु और एक का नाम था रामा सांधु। बस खाली इनके नाम पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट जो है वह थे, जो मेन है उसमें से एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूं। एक तो आपको चक्रपाणि मिश्र का पता होना चाहिए, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। हेमरतन सूरी का पता होना चाहिए, गोरा बादल